जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई हो रही है और इस रोजाना की सुनवाई के अंदर अभी तक 18 बड़े वकीलों ने 18 देश के बड़े वकीलों ने, नामी गिरामी वकीलों ने अपनी दलीलें दी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस किस तरफ जा रही है और सुप्रीम कोर्ट क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 को दोबारा से लागू कर सकता है, सवाल यह भी है। और अभी तक की दलीलों में क्या कुछ कहा गया है, 5 अहम बड़े सवाल, वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्या क्या सवाल अभी तक पूछे गए हैं आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसमें क्या क्या दलीलें दी गई हैं, उस बात को जरा आप समझिए। लेकिन उस पर जब हम बात करें, एक एक सवाल मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसको समझ लीजिए। वैसे हर कोई जानता ही होगा कि 370 को हटाया गया उस वक्त में विधानसभा जो है, विधानसभा जम्मू कश्मीर की, उसको भंग किया हुआ था और 370 को जो है वो अगस्त 2019 में 5 अगस्त को हटाया गया था। राष्ट्रपति ने जो एक आदेश जारी किया था जिसके जरिए बिना संविधान सभा की सहमति से आर्टिकल 370 में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को जो है वो अधिकार दे दिया गया था। फिर उसके बाद में अमित शाह जी ने देश की संसद के अंदर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्क्रिय बनाने के लिए रेजुलेशन राज्यसभा के अंदर पास करवाया था। तो ये तो बैकग्राउंड है। अब इसको लेकर के बहस हो रही है जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ में 5 और जज हैं, 4 और जज, कुल 5 जजों की बेंच है और ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस 370 को लेकर के इस पर सुनवाई कर रही है कि 370 को हटाया जाना वो संविधान के मुताबिक काम किया गया या संविधान के खिलाफ काम किया गया, इस पर जो है बहस हो रही है। संविधान ये 370 हटाया जाना जरूरी था, बुरा था, अच्छा था, इस पर बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि 370 को जब मोदी सरकार ने हटाया तो क्या वो संविधान के तहत हुआ है या गैर कानूनी तरीके से किया गया है, इस बात पर बहस है। अब पहला सवाल सुनिए। पहला सवाल क्या है, ये दैनिक भास्कर ने जो है विस्तार से रिपोर्ट की है और उसके तहत जो है आपको बता रहा हूं। ये पहला सवाल पूछा गया कि 370, क्या आर्टिकल 370 को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। इसमें कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसे सिर्फ जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। यह संविधान सभा 1957 के अंदर भंग हो चुकी है, इसलिए आर्टिकल 370 को अब नहीं हटाया जा सकता। यह जो है वो दलील दी गई कपिल सिब्बल के द्वारा। एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि आर्टिकल 370 का अपना अनुशासन है जो राष्ट्रपति के आदेश पर ओवरराइड नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं हैं, मतलब कि राष्ट्रपति की जो साइन करके राष्ट्रपति के आदेश से जो हटाया है उसको एडवोकेट राजीव धवन भी गलत ठहरा रहे एक तरह से। उसके बाद एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है आर्टिकल 370 में कोई बदलाव 2 तरफा होना चाहिए, इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति भी मिलनी जरूरी है। और इसके बाद में एडवोकेट संजय पारीक कहते हैं कि प्रेमनाथ कोल जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 370 पर राष्ट्रपति और संसद की शक्तियां जम्मू कश्मीर विधानसभा के फैसले पर निर्भर है, जबकि उस वक्त में विधानसभा भंग हुई थी। एडवोकेट जफर शाह जो है इस बात पर कह रहे हैं, जो ये सवाल है इसके ऊपर अलग अलग वकीलों की राय है। ये सवाल ये रखा गया था कि 370 को क्या राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। उसके ऊपर जो 5-6 बड़े जज हैं, ये 6 बड़े जो वकील हैं, माफ कीजिए जज नहीं वकील, 6 बड़े जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय है या उनकी दलील है। ये एडवोकेट जफर शाह कहते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश ने जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते के केंद्र में मौजूद स्वायत्तता को नष्ट कर दिया है। एडवोकेट गोपाल कृष्ण नारायण कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से पहले भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच बातचीत होनी चाहिए थी। तो ये तमाम अलग अलग दलीलें जो हैं वो यहां पर 6 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के तरफ से दी गई है कि राष्ट्रपति के आदेश से 370 को नहीं हटाया जा सकता। ये बड़ी दलीलें जो हैं वो दी गई हैं। बड़ा सवाल, क्योंकि विधानसभा भंग थी और कैसे उसको हटाया गया। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 पूछा गया कि संविधान में आर्टिकल 370 का प्रावधान कुछ समय के लिए रखा गया था या स्थायी प्रावधान था कि ये बना रहेगा, लगातार चलता रहेगा, या थोड़े टाइम पीरियड के लिए रखा गया था। इस पर कपिल सिब्बल का जवाब है, उनके तर्क है कि संविधान सभा में आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान के तौर पर रखा गया था, मतलब कि स्थायी नहीं था। वो इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अस्थायी बॉडी थी, हालांकि इसकी मंशा स्थायी तौर पर रखने की थी। ये उनकी तरफ से दलील दी गई है। एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम इसमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इस इलाके का इतिहास और नेताओं के विचारों ने जाहिर कर दिया था कि यह एक स्थायी प्रावधान है। एडवोकेट राजीव धवन कहते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक वादा था। इसे हटाने से पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह और सहमति लेनी चाहिए थी। एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए कानूनी अधिकार के रूप पर तैयार किया था। तो तमाम जो बड़े वकील हैं उनकी मानना यह है, उनकी राय यह है, उनकी दलील यह है कि आर्टिकल 370 जो है संविधान के अंदर जो है वो अस्थायी तौर पर जरूर था, स्थायी तौर पर नहीं था, लेकिन उसको हटाया जाना वो गलत है क्योंकि वहां पर आवाम, वहां के नेता, वहां के जो विधानसभा है और संविधान सभा की जो कमेटी थी वो सब लोग जो है ये मानते थे कि इसको रखा जाए। ये 2 सवाल। तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद निभा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संविधान सभा की भूमिका जो है वो जरूरी थी, संविधान सभा की मंजूरी जरूरी थी। तो क्या जब अब संविधान सभा नहीं है तो उसके स्थान पर भारत की संसद जो है वो रोल अदा कर सकती है? यह सवाल पूछा गया। कपिल सिब्बल का इस पर तर्क है कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर संविधान सभा या किसी अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकती है। संविधान का जो भारत की जो संसद है उसका अपना एक रोल है संविधान के अंदर और वो किसी दूसरी चीज को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। उसके बाद में एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही आर्टिकल 370 को हटाने या बदलने के लिए सबसे उपयुक्त अथॉरिटी थी। इसके अलावा यह अधिकार किसी के पास नहीं है। एडवोकेट शेखर नाफड़े कहते हैं कि संविधान सभा कोई विधानसभा नहीं है जिसका कामकाज संसद संभाल सकती है। विधानसभा अलग बॉडी थी। तो देश के अंदर जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उनका काम देश की संसद नहीं संभाल सकती है, इस बात को ये कह रहे हैं। तो संविधान सभा जो है उसको कैसे, कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसको कैसे भारत की संसद जो है रिप्लेस कर सकती है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा आसान भाषा में बताता हूं आपको। सवाल यह है कि भाई संविधान सभा की मर्जी से 370 को हटाया जा सकता है, अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर संविधान सभा को जो है वो भंग कर दिया गया 1957 के अंदर ही, तो कैसे इसको हटाया जाए? तो क्या उसकी जगह पर जो है संविधान सभा की जगह पर संसद जो है वो अपना रोल निभा सकती है? तमाम जो बड़े वकील हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव नहीं है, इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। अगला सवाल, चौथा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ने का फैसला संवैधानिक था? यह बहुत बड़ा अहम सवाल है कि भाई आपने 370 को हटाया तो हटाया, लेकिन उसके साथ साथ यह क्यों किया कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो है वो तोड़ दिया? एक तरफ आपने जम्मू कश्मीर बना दिया, एक तरफ आपने जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ जो है वो लद्दाख कर दिया। तो इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक किसी भी पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नहीं किया जा सकता जो आप कर रहे हैं। आप किसी भी राज्य की बाउंड्री में अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो कम से कम जो है वो आपको उस विधानसभा की सहमति, अनुमति लेनी जरूरी है। अगर आप किसी राज्य के अंदर से 2 राज्य बनाना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कई बार ये मांग उठती है कि इसको 5 राज्यों में वो कर दिया जाए, बड़ा राज्य है, संभालने में दिक्कत होती है, ये सब कुछ कई सब बातें कही जाती है। तो उसके लिए अगर कुछ होना है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटना है, ये उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटना है, 4 में बांटना है, 5 में बांटना है,
तो उसके लिए बाकायदा जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो है वो अनुमति लेनी जरूरी है, ये बात कही गई है। एडवोकेट राजीव धवन इस पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य की सीमाओं से छेड़छाड़ से पहले विधानसभा की सहमति जरूरी है। विधानसभा भंग थी, इसलिए ऐसा करना संवैधानिक नहीं था। एडवोकेट शेखर नाफड़े कहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। उसके बाद एडवोकेट सीयू सिंह कहते हैं कि किसी राज्य का स्टेटस केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना राज्य की स्वायत्तता और स्वशासन को घटाना है, यह बात कही गई है। आखिरी सवाल, 5वां सवाल सुनिए। 5वां सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? कपिल सिब्बल कहते हैं इस पर केंद्र ने अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एडवोकेट दुष्यंत दवे कहते हैं कि राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्रहित के नाम पर लाया गया, लेकिन इसके पीछे असली छिपा हुआ मकसद बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करना था। तो ये 5 सवाल अहम सवाल, और इन 5 सवालों को अगर आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे, तो यही समझ में आ रहा है कि एक भी तर्क ऐसा नहीं है जो 370 को हटाए जाने के पक्ष में हो। 18 बड़े वकीलों ने इसमें जो तर्क दिए हैं, इनको काट पाना कानून के आधार पर वो तकरीबन यहां पर जो है वो असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं उसके ऊपर जो है वो बातें नहीं कही जा सकती। आखिरी दलील एक तरह से दी गई है, और अब इसमें बीजेपी क्या दलील देगी, बड़ा सवाल ये भी है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या पक्ष जो है वो रखा गया है, इसको सुनिए। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 10वें दिन सरकार ने अपना पक्ष, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क जो है वो आपको सुनाता हूं। सरकार ने अपना जो पक्ष रखा है, सरकार की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कभी पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने धर्म पर आधारित राज्य बनाने की बात कही थी। तो महाराजा हरि सिंह ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे हैं। एक तर्क ये दिया है। रियासतों का भारत में शामिल होना 1947 के ऑर्डर के सेक्शन 6 के तहत हुआ। इसमें यह निश्चित करना था कि भारत में शामिल होते वक्त सभी की स्थिति सामान्य रहे। सभी को यह अनुमति दी गई थी कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं। यह दूसरा तर्क है, लेकिन यह तर्क जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, तो मतलब कि वो फिर 370 को भी रख सकते हैं, उनकी कंडीशन ये भी हो सकती है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि अगर सरदार पटेल की चलती तो 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस सरदार पटेल नहीं चाहते थे। ये बात जो बीजेपी की तरफ से दलील देकर के कही गई है। अब ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है वो दलील महसूस होती है, क्योंकि इसके काउंटर में अगर आप जाएंगे तो कई सारी किताबें हैं वो ये कहती हैं कि खुद सरदार पटेल ने कहा था कि आप जो है जम्मू कश्मीर को देखिए, और महाराजा ये जो है हरि सिंह, इनसे बात करिए। और फिर उसके बाद में जो है वो नेहरू ने खुद महाराजा हरि सिंह से बात की, फिर उनको जो है विश्वास में लिया। फिर उसके बाद में ये जो है सारी बातें हुई, फिर उसके बाद में जेल वेल डाला गया। वो एक बहुत लंबी कहानी चली जाएगी। तो ये जो तीसरी जो दलील है वो राजनीतिक तौर पर जो है दलील महसूस होती है, लेकिन दूसरी दलील में काउंटर जो है वो बीजेपी के खिलाफ चला जाता है। पहले दलील जो है वो एक तरह से कही जा सकती है कि वो तो वहां पर जाना ही नहीं चाह रहे थे, कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो फिर जो है उनको मनाया जा सकता था। 370 जबरदस्ती उनको फिर क्यों दिया गया, इस तरह की बात जो यहां पर कही गई है। आगे देखिए, अब सरकार कह रही है कि 10 जुलाई 2023 को जब उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया 370 खत्म करने के लिए, तो उन्होंने 3 तर्क दिए हैं। पहला यह कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो पहला तो कह रहे हैं कि भैया हमने जो है वो आर्टिकल 370 हटा करके आतंकियों की कमर तोड़ दी है, आतंकियों का जो पूरा नेटवर्क था, नेक्सस था, उसको खत्म कर दिया है। और अब पर्यटन जो है, टूरिस्ट यहां पर बहुत आ रहे हैं, मतलब कि यहां पर जो है वो टेररिस्ट खत्म कर दिए हैं और टूरिस्ट यहां पर बहुत आ रहे हैं। पहला तर्क सरकार का ये है। दूसरा तर्क ये है कि पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, अब 2023 में पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं।
और 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकी बने थे। 2023 में यह संख्या घट करके 12 रह गई है। यह सरकार का दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं। ये 3 तर्क दिए हैं और इन तीनों तर्कों में जो है वो कई काउंटर दिए जा सकते हैं। कि पहली बात तो ये कि आपने जो पहला तर्क दिया है वो ये दिया है कि आपने आतंकियों के नेटवर्क को तबाह कर दिया है, और दूसरा ये है आपने ये कहा है कि इससे यहां पर टूरिज्म जो है बढ़ गया है। तो पहली बात तो ये है कि आतंकियों का नेटवर्क तबाह करना और टूरिज्म का बढ़ना। तो टूरिज्म तो जो है वो 90 के दशक से पहले अच्छा खासा रहा और खूब सारी फिल्मों की शूटिंग आपने देखी होगी। पुरानी फिल्मों की शूटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती थी। वहां पर जो है वो अलग अलग गार्डन की जो फुटेज है वो अलग अलग गानों के अंदर आपने देखी होंगी। तो जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं कि टूरिज्म जो है पहली बार हुआ है, वहां पर पहली बार लोग जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो जन्नत कहा जाता है, खास करके कश्मीर के लिए जन्नत कहा जाता है। तो कश्मीर तो बहुत पहले से फेमस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आतंकवाद का वहां पर एक दौर हुआ, वहां से लोगों को भगाया भी गया, और उन भगाने वाले लोगों में एक बड़ी डिबेट है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो ये पहला तर्क है। इसमें अगर ये देखें कि 370 के हटाने से वहां पर जो आतंकियों का जो नेटवर्क था वो खत्म कर दिया है, तो फिर ये है कि चलिए ठीक है, आपने आतंकियों का नेटवर्क खत्म कर दिया है तो फिर दोबारा से 370 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब तो आतंकी बचे ही नहीं है। 370 से वहां के जो आम लोगों के अधिकार हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 370 की वजह से आतंकी पनप रहे थे, यह तर्क तो नहीं दिया जा सकता ना। यह तर्क आप दे रहे हैं कि 370 खत्म करने के बाद हमने आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन इसके उल्टा काउंटर में आप यह नहीं कह सकते हैं कि 370 की वजह से वहां पर आतंक था। तो अगर आप यह मान रहे हैं कि 370 खत्म करके आपने आतंकियों को खत्म कर दिया है, तो फिर वहां के जो आम लोग अपने अधिकारों के लिए 370 को चाहते हैं उसको बहाल कर दीजिए। पहला तर्क यहां पर जो है वो उसका जवाब सुनिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि पथराव की घटना पहले इतनी थी और उसके बाद अब घट करके इतनी रह गई है। पहले 2018 में 1700 थी और 2023 में जो है वो अब खत्म हो गई है, और 199 युवा 2018 में आतंकी बने थे, अब 12 रह गए हैं। अब जो बात है कि आतंकी बनने की और उसके बाद में जो है वो आतंकियों की खत्म होने की, तो ये तकरीबन ये पहले वाला ही काउंटर है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। पहले वाले काउंटर में जो है इन्होंने आंकड़े पेश नहीं किए, दूसरे वाले काउंटर में जो है इन्होंने आंकड़े पेश कर दिए, तो वही बात है। तीसरा वाला जो काउंटर इनकी तरफ से आया है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में अब लोग जो है बड़ा शांति से रह रहे हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है। तो इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है कि अगर इतना सब कुछ सीधे से हो रहा है तो वहां पर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? ठीक है, आप 370 को जो है आपने कर दिया, बहुत सब कुछ वहां पर चीजें सामान्य हो गई है, तो चुनाव करवा लेने चाहिए बीजेपी को। वहां पर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? विधानसभा क्यों भंग पड़ी हुई है? वहां पर लोकसभा के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इस बात को जो है वो नहीं कहा जा सकता। क्या होगा, किस तरह से होगा, मालूम नहीं है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि अभी भी चुनाव के नाम पर बीजेपी जो है वो कन्नी काट जाती है। तो बहरहाल जो दलीलें दी गई हैं वो अपने आप में बहुत खास हैं, और दलीलें जो है ये बता रही हैं कि सुनवाई के अंदर जो अभी तक जो चीजें निकल करके सामने आई है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 370 को जो हटाया गया है उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दे। अब इसके बाद में दोबारा से लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो अभी आगे की सुनवाई में जो है वो तय होगा। लेकिन अभी तक की सुनवाई में जो बातें आई हैं, जो दलील आई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? 370 हटाया जाना वो जायज था, सही था या गलत था? आपका पक्ष, आपकी सोच, आपकी समझ क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।